सर आपको मेरी आवाज़ आ रही? ठीक अ, अब आ रही है सर, आपकी हल्की सी आवाज़ आई है। ठीक है, इवन स्टॉप कर दो। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। कल का जो लेक्चर था ना उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है ना अभी? जी सर, अब आ रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, कल बेसिकली ना हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोर्स के अंदर हम सीखने का जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने ना जीपीयू और स्पेशली जो टॉपिक्स है हमारा मेन है उसका पैरेलल कंप्यूटिंग और क्या कहते हैं एक्सीलरेटिंग कंप्यूटिंग। तो ना हमने उसको स्टडी किया था। तो उसको ना स्टडी करने का रीजन क्या था बेसिकली? बेसिकली आईकोट गुरु में हम सबका बेसिकली यही मिशन होता है कि हमने बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है और वहाँ जो है अपने स्किल्स को एनहेंस करना है, एजुकेशन लेनी है और अच्छी कंपनीज में जाके जॉब करनी है। तो ना अभी ये जो डोमेन है ना, ये मेरे ख्याल से कंप्यूटेशन और एल्गोरिथम, ये जो डोमेन है मेरे ख्याल से ये हाईली डिमांडेड स्किल है यूनिवर्सिटीज के लिए में ना, प्रोफेसर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हमने तो एक तो एल्गोरिथम ऐसे लिखना होते हैं कि जो हमारे हार्डवेयर के साथ अच्छे तरीके से अलाइन कर रहे हो, और हार्डवेयर के ऊपर ऐसी रिसर्च करनी होती है कि जो एल्गोरिथम से अच्छे तरीके से अलाइन हो, ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ना उससे हासिल कर सकें। लाइक परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो, हमारे जो एआई मॉडल्स रन करने जा रहे हैं तो या कोई भी एमएल के रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो एआई एमएल हर जगह तो है, लेकिन अंडर कैसे काम कर रही है इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हमें नॉर्मली होती नहीं है। तो उसके लिए इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना। तो इस वजह से हम ये कोर्स अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। इन केस अगर आपने इस चीज़ को लर्न किया है, इसके कंसेप्ट आपके अच्छे हैं और सीवी के ऊपर आपने इसको मेंशन किया है और प्रोफेसर्स को अगर आप बताने में अपना नॉलेज शेयर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके हाईली चांस है कि वो आपको रख ले, क्योंकि ये जो स्किल है ना ये इस टाइम बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि टॉप पे जा रही होगी इसी अपनी डिमांड के लिहाज से, क्योंकि इसकी ज़रूरत अगर हम किसी भी सेक्टर में देखें ना, हेल्थ के सेक्टर में देख लें प्रोटीन एनालिसिस, और बिजनेस के सेक्टर में देख लिया डाटा डाटा को एनालिसिस करके बिजनेस के ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना और मीनिंगफुल उसमें से जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो हर डोमेन में अगर हम देखें ना तो इसकी हाईली डिमांड है। तो कल हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसका इंट्रोडक्शन भी हमने किया था। थ्रू आउट द कोर्स हमने ना जीपीयू को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ताकि हम जो इसके ऊपर एल्गोरिथम लिखते हैं हम देख सकें कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जीपीयू में अब मार्केट में ना डिफरेंट तरह के जो है ना कंपनी अवेलेबल है, जैसे कि एनवीडिया है, एएमडी है, इंटेल है। तो इन सब का ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड के अंदर, इसी वजह से आज की एआई पॉसिबल हो सकी है। एआई कैसे पॉसिबल हो सकी है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम जो थ्रू आउट जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे ना वो एनवीडिया होगी, क्योंकि वो लीडिंग है इसके ऊपर इस डोमेन में ना। 70-80% जो है ना मार्केट उसने ही डोमेन कैप्चर की हुई है। और अगर आपको उधर जाने का कभी मौका मिले, और यकीनन मिल जाता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में इस डोमेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो पीएचडी में फर्स्ट ईयर के बाद ना इंटर्नशिप वगैरह वो अलाउ करते हैं। तो इंटर्नशिप के बाद जब आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है 4-5 साल बाद, तो हाईली चांस होते हैं कि वो आपको रख लें अगर आपने एकेडमिया में इस लेवल पे टीचिंग की होगी। तो उनकी जो नॉर्मल सैलरीज हैं जो पीएचडी के बाद एज अ इंजीनियर रखते हैं, वो तकरीबन हमारे पाकिस्तान में करोड़ के करीब या इससे प्लस ही होती है। जो नॉर्मल सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है उनमें, जो हाईली पेड इंजीनियर है उनकी तो काफ़ी ज़्यादा करोड़ में चली जाती है सैलरी। स्टॉक्स की बेनिफिट्स और दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स के लिहाज से कि ये डोमेन जो है जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो होगा ना वो स्कूडा के रिलेटेड होगा, कि हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल हो सका कि
एक जीपीयू जिसको हम पहले गेमिंग्स के लिए यूज करते थे। आप लोगों में से अगर कोई गेमिंग जोन में अगर किसी को मौका मिला हो खेलने का, या घर में भी कोई जीपीयू लगा हो, PS1 PS2, तो वो गेमिंग गेमिंग को जो है ना अफोर्ड करने के लिए वो हार्डवेयर होता है। तो उसके बाद ये कैसे पॉसिबल हो सका कि उसी हार्डवेयर को हम एआई के लिए यूज कर सकें। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सका बेसिकली कूडा की वजह से। कूडा एक ड्राइवर है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर, रन टाइम जिसे कह सकते हैं। तो उसके जरिए ये सब कुछ ना पॉसिबल हो सका कि हम एआई और एमएल के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको जो है ना अपने जीपीयू हार्डवेयर के ऊपर भी रन कर सकें। मैं स्लाइड्स की तरफ मूव ऑन करता हूँ ताकि हम देख सकें कि किस तरह से पूरा वर्किंग करता है। अच्छा, आज से ना तकरीबन कह लें कि 20 साल पहले ना जो जीपीयू था ना वो सिर्फ और सिर्फ हम उसको ना गेमिंग के लिए यूज करते थे। एनवीडिया की कामयाबी का जो जर्नी था ना वो स्टार्ट हुआ था 1990 में, जब वो तकरीबन खत्म होने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक जीपीयू डिजाइन किया और मार्केट में जैसे ही लॉन्च किया उसको, तो वो बहुत ही ज्यादा ना मार्केट में लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, और बहुत ज्यादा सेल हुई और फिर वो कंपनी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। तो उसके बाद उसने डिफरेंट तरह के जीपीयू आर्किटेक्चर जो है मार्केट में लॉन्च किए, और उसकी जो है तरक्की का जर्नी स्टार्ट हुआ 2006 के करीब ना। उन्होंने एक रन टाइम डेवलप किया जिसे हम कूडा कहते हैं। कूडा बेसिकली क्या है कि जीपीयू कंज्यूम करने के लिए ना उन्होंने एक रन टाइम बनाया जहाँ पे हम जो भी अपने मैथमेटिकल एल्गोरिथम लिख रहे हैं, या एआई एमएल के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या डिफरेंट लाइब्रेरी जैसे कूपाई, पाईटॉर्च, तो उनके अंदर भी जो है ना इन चीज़ों की फैसिलिटी होती है कि हम CUDA को यूटिलाइज करके जीपीयू को इंटरेक्ट कर सकें, जीपीयू के जो रिसोर्सेज है ना वो कंज्यूम कर सकें। तो इस वजह से इससे ना एक जनरल पर्पस जो प्रोग्रामिंग थी ना उसकी एक पूरी डोमेन ही ओपन हो गई। और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज आप देखते हैं कि ओपन एआई है, उसने कितनी बड़ी इनोवेशन की है चैट जीपीटी बनाकर। तो कैसे पॉसिबल हो सका? तो यही था कि एक तो अच्छा हार्डवेयर प्रोवाइड किया गया खास तौर पे एनवीडिया की तरफ से, तो एक पूरा प्रोवाइड किया गया उन्हीं को, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एआई के एल्गोरिथम जो थे ना वो उसके ऊपर रन किए। हालांकि ये जो एल्गोरिथम थे ये ऐसे नहीं था कि 2016 में उन्होंने काम स्टार्ट किया तब ही ये इन्वेंट हुए थे। ये एल्गोरिथम काफी अर्सा पहले के लिखे हुए थे। बस इशू ये आ रहा था कि हमारे पास ऐसा हार्डवेयर नहीं था कि जिसके ऊपर हम ये रन कर सकें। अब हार्डवेयर बना तो हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं था कि हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिर जब ये कूदा है तो वो गैप्स जो थे ना वो फिल आउट हो गए। तो एक ओपन एआई ने क्या किया कि अपना जो मैसिव डाटा था ना उसको उसके ऊपर अपने मॉडल्स को रन किया, और अपने मॉडल्स को उस डाटा के ऊपर ट्रेन करना जो ना उनके लिए पॉसिबल हो सका। और आज हम देखते हैं कि एआई की वजह से हमारे बहुत सारे मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं हर डोमेन के अंदर। तो ये रोल है, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी एक इनोवेशन है जो इस दौर में एआई की जिसकी वजह से ना पॉसिबल हो सकी है। आगे हमने ना कूडा का एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर जरा देख लेना कि वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। वाई कूडा चेंज हार्डवेयर एसेस जो है वो इसी वजह से कूडा ने हर चीज़ को चेंज कर दिया। सिंपलीफाई सॉफ्टवेयर, हम जो अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे थे उसके लिए जो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो सारा कुछ करना पड़ता था वो फ्लो जो है ना वर्क फ्लो बहुत इजी उन्होंने कर दिया। प्रोग्रामिंग डेमोक्रेटाइज, यानी जीपीयू की प्रोग्रामिंग जो थी ना वो ग्राफिक्स जो थे ना उनको जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो उन्हीं सोर्सेज को ना कोर्स को जो जीपीयू के अंदर कोड होते हैं उनको असेस करना ना उसमें पॉसिबल कर दिया। असल में हम इसको एक विजुअलाइज डायग्राम के साथ करते हैं ताकि हमारे साथ आसानी हो जाए। तो हमारे पास ना सबसे पहले यहाँ पे एक शो हो रही होगी ग्लोबल मेमोरी। ग्लोबल मेमोरी में बेसिकली ना ये होता है कि हमारे जीपीयू की ना एक मेन मेमोरी होती है जो कि ओवरऑल जो हमारे जीपीयू को ना रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एक सिस्टम जो एक बड़ा जीपीयू जैसे डाटा सेंटर में पड़े होते हैं ना, जैसे एआई के अंदर पड़े होंगे, ओपन एआई के अंदर पड़े होंगे, या गूगल के अंदर, उसके उसके अंदर ना ये जो पूरा एक जीपीयू आर्किटेक्चर है ये डिफरेंट तरह के पड़े होते हैं। फिर उनकी इंटीग्रेशन के अलग प्रोसीजर है, वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, एक ग्लोबल मेमोरी होती है हर जीपीयू के अंदर। उसके बाद एक कैशे मेमोरी होती है, जो ये जो ऊपर हमें नजर आया ना, S0 S1 S M, यानी एन काउंट में, यानी मल्टीपल हो सकते हैं। N1 का मतलब है। तो ना इन सब को जो है ना, इनकी मेमोरी, इनका एक मेन सोर्स बन जाता है L2 कैशे। ठीक है, जो भी ये प्रोसेसिंग कर रही होती है ना, उनकी प्रोसेसिंग को ना कैशे करके रखती है। अच्छा, S0 यानी छह ब्लॉक को ना बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर ना रजिस्टर्स होते हैं, कि जो कि ना हमारे टास्क को ना मेमोरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं। उसके बाद L1 होता है। L1 जो होता है वो बेसिकली हमारे टास्क की उसका बेसिक पर्पज एग्जीक्यूशन होता है, और रीड ओनली मेमोरी होती है जिसके अंदर वो हमारा प्रोग्राम रन होता है। ये कह सकते हैं कि रजिस्टर जो है ना, वो बिल्डिंग इसके अंदर होता है। और L1 SME जो है ना, सॉफ्टवेयर जो है ना, वो हमारे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके कंट्रोल में होता है। उसके अंदर प्रोग्राम रन करके तो एग्जीक्यूट हम कर रहे होते हैं। अब होता यह है कि ग्लोबल मेमोरी से L2 में गया है, और L2 से डिफरेंट ये SM1 SM1 SM N को जो है ना, ये टास्क असाइन हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं, और ऐसे ही हमें रिटर्न हो गए। ठीक है। अब SM0 जो है, मिसाल के तौर पे एक ब्लॉक को अगर हम डिस्कस करें, तो इसके इसी के अंदर ही मल्टीपल कोर्स होते हैं। कोर्स क्या होते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर ये है कि एक हमारे पास ग्लोबल मेमोरी होती है, और उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, और मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जो मल्टीपल कोर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, कि जो हमारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कोर्स को। और अपनी अपनी इनकी मेमोरीज होती हैं, और अपने अपने टास्क को हैंडल करने के लिए रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये था एक उसका जीपीयू का आर्किटेक्चर। इसको ना अगर हम सीपीयू से कंपेयर करें ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास है सीपीयू का आर्किटेक्चर है। सीपीयू हमारे पास क्या था? फ्लो यही था, एल कैशे थी, डी रैम थी, लेकिन उसमें ना कोर्स बहुत ही लिमिटेड थे। आपको नजर आ रहे होंगे सिर्फ चार कोर्स हैं। ए- यहाँ पे हमारे को नजर आ रहे होंगे सिर्फ चार कोर्स हैं। लेकिन सीपीयू को बेसिकली जो है ना, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए वो बहुत ही यूजफुल चीज है। हम इससे पहले जीपीयू से पहले सीपीयू से अपने टास्क जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन जरूरत हमें पेश आई कि हमें कोई ऐसा हार्डवेयर चाहिए कि जो हमारे मल्टीपल जो टास्क है ना, उनको पैरेलल एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए सीपीयू डिजाइन किया गया। सीपीयू का इसमें सिर्फ चार कोर हैं, यानी एट अ टाइम चार ब्लॉक्स जो है ना, उनको हम टास्क असाइन कर सकते हैं। वो फर्दर अगर इनके थ्रेड्स भी होते हैं, वो अपने थ्रेड्स को भी टास्क जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि आप ना एक एक लिमिट पे ना, एक हद पे जब ना लिमिटेड हो जाते हैं, जब आपके जो ऑपरेशन होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप एक हद पे जाकर ना लिमिटेड हो जाते हैं। तो वहां पे हमें फिर जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर बाकी जो टास्क हैं वो स्टॉप होने के बजाय पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहे। सीपीयू पे ऐसे पॉसिबल नहीं था। जब ये कोर्स फिल आउट होते थे, तो नेक्स्ट टास्क को वेट करना पड़ता है। तो ये इसके लिए फिर हमें ये जीपीयू डिजाइन करना पड़ा। जीपीयू में आप देख सकते हैं, हर एक की अपनी कैशे भी है, और कंट्रोल यूनिट भी है, और उसके बाद मल्टीपल कोर, ये ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस के अंदर कोर्स आप देख सकते हैं, लाइन ऑफ तकरीबन 20 कोर्स हैं। हर एक की अपनी मेमोरी भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, और इतने सारे कोर्स उसको साइन हुए हैं। तो ये सब जो है ना, मल्टीपल चीजों को ना एग्जीक्यूट कर पा रहे होते हैं। तो ये इनका ही बेसिक डिफरेंस था, जो जरूरी था कि हम इसको ना अंडरस्टैंड कर लेते। अच्छा सर, मैं एक बात कहूँ कि आप अपना रीनेम चेंज कर लें। आपके नाम आयकर भरोसा आ रहा है, तो कंफर्म ये पता नहीं चल रहा है कि आप कौन से सर कैसे कर रहे हैं। ये मैं अपना नेम चेंज कर
यार सर मुझे आप बताना अपना मेरा नाम, टाइम। सर नाम आप बता दीजिए, मैं नेम चेंज कर लूंगा। आप वैसे भी आईकॉन टू से ही छोड़। हाँ मैं आईकॉन ग्रुप से ही ज्वाइन हूँ और नेम मुदस्सिर है मेरा। ओके ओके, ठीक है, तो आप सर कंटिन्यू। अच्छा ये ना बेसिकली हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि कूड़ा किस तरह से, कूड़ा को हम यूज करें किस तरह से अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कूड़ा आर्किटेक्चर क्या है? कूड़ा आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है। लाइक डेवलपर्स को सिर्फ एक कोड लिखना होता है, कूड़ा फ्रेंडली होता है। ये कूड़ा के कर्नल के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। उसके बाद वो रन टाइम इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करता है। और ड्राइवर ड्राइवर जो होता है, जैसे हमारे पास ड्राइवर नहीं होते सिस्टम के अंदर, वॉल्यूम का ड्राइवर होता है और डिफरेंट तरह के ड्राइवर्स होते हैं। कुछ माउस या कीबोर्ड के रिलेटेड ड्राइवर होता है। तो ना इसी तरह जब हम अपने सिस्टम से अटैच करते हैं ना जीपीयू का हार्डवेयर, तो हमें इसके साथ साथ ड्राइवर्स कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं। गूगल में एनवीडिया के वेबसाइट्स आपको मिल जाते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद जो है ना हम अपने हार्डवेयर से डायरेक्ट हो जाते हैं। तो कूडा क्या करता है कि उन ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करता है और आगे वो कंपाइल होकर कोड प्रोवाइड कर देता है जीपीयू को, कि जीपीयू उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है? अगर डेवलपर वर्कफ्लो विद कूडा, यानी डेवलपर्स का कूडा से वर्कफ्लो क्या होता है? ठीक है? हमारे पास ना एक कूडा की टूल किट होती है जो हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स और यूटिलिटीज वो प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंटेशन में जाकर हम अच्छे से रीड कर सकते हैं किस तरह वर्क कर रहा होता है। कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था? कोड डेवलपर राइट करता है और उसको एनवीसी कंपाइलर के साथ जो है ना हम उसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। हम इसका भी किसी ने अगर सी प्लस प्लस में कोड लिखा हो, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, कि उसको लिखने के बाद जब हम जी प्लस प्लस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंपाइल होकर हमारे पास ना EXE की फाइल डिलीवर हो जाती है। तो जैसे हम उसको रन करते हैं वो प्रिंट करके हमें स्टेटमेंट दे देता है, या जो भी फंक्शन या क्लास लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह से ना जैसे वो जी प्लस प्लस होता है ना, तो इसी तरह से एनवीसीसी नाम का ना कंपाइलर होता है। उसके साथ हम जो भी कोड हमने लिखा होता है ना उसको एग्जीक्यूट करता है और वो ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करता है और जीपीयू के अंदर जाकर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एक फ्लो मैं जरा दोबारा बता देता हूँ। यानी एज अ डेवलपर मैंने कोड लिखा है, उसको कंपाइल किया है, जैसे सी प्लस प्लस में जी प्लस प्लस होता है, यहाँ पे एनवीसीसी कंपाइलर है। तो कमांड के साथ मैंने उसको कंपाइल किया है। अब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है बाइनरी फॉर्म में। अब वो गूगल के ड्राइवर के अंदर जाके वो रन हुआ है और यहाँ पे वो जीपीयू उसके एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है। पर्सनल लैब क्लाउड नोड, हाँ यानी वो हम ये आगे कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो जीपीयू की अवेलेबिलिटी है ना, ड्राइवर्स हो गया, पूरा हो गया, ये ऑनलाइन जैसे गूगल कोलैब में ही पड़ा होता है, हमारे पर्सनल सिस्टम्स के अंदर भी पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना अब ओपनली हर जगह अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी है कि मेरे पास, मैं अगर वो भी देख लेते हैं वो किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है। हाँ ये होता है। इसमें देखें, जो यूजर है ना उसने कोड जो भी लिखा है ना, वो पीटीएक्स जनरेशन के अंदर ना कन्वर्ट होता है। अगर हमने कभी असेंबली लैंग्वेज का कोड देखा हो, तो उस फॉर्म की तरह ना ये बेसिकली कोड होता है। वो जनरेट होता है डॉट पीटीएक्स फाइल के अंदर ना। जो हमारी यहाँ पे फाइल होगी ना उसी नाम से एक फाइल होगी, डॉट पीटीएक्स के नाम से एक कोड जनरेट होगा। ठीक है। और वो असेंबली टाइप होगा। उसके बाद हमारे जो ड्राइवर होगा उसके साथ वो ऑप्टिमाइज होगा। अब हम वो देखेगा कि हमारा जो जीपीयू उसके साथ कनेक्ट है, हम हार्डवेयर के साथ, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो कौन सा है। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना हमारे पास यहाँ पे, जो भी आर्किटेक्चर होगा, उसके लिहाज से पीटीएक्स ना कंपाइल कर देगा बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म की भी आपको एक शायद आपके लिए नई चीज हो। बाइनरी फॉर्म में जो फाइल होती है ना उसकी डिफरेंट किस्म होती है। सी प्लस प्लस में अकेले में अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट किस्म होगी। अगर आरटीएक्स में कर रहे हैं तो उसकी हो सकता है कुछ और हो। तो ना वो जो बाइनरी फॉर्म होती है ना, डिफरेंट जीपीयू में जाकर ना एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो हमारे पास जीपीयू कह सकते हैं कि डिफरेंट जीपीयू का आर्किटेक्चर है, पीटीएक्स SM450 SM70। तो यहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट होती है। वो हमारी जो प्रोसेसिंग होती है ना, टास्क की पैरेलली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है कि किस तरह से मोबाइल होगा।
ये हमारा ये सिनेरियो था। अच्छा, इकोसिस्टम इसका एनवीडिया का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको एनवीडिया के जीपीयू जो गेमिंग जोन में या अपने इवन के बहुत सारे हम जैसे होते हैं घर में भी अगर कोई गेम्स खेलता है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। तो हर जगह पे उसके जीपीयू अवेलेबल होते हैं। इंटरप्राइज लेवल पे जो है हमें जी टी एक्स के एनवीडिया के जो है वो जीपीयू मिल जाते हैं। एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, एनवीडिया डिजिटल ने रिसेंटली लॉन्च किया है। हाँ, ये इन्होंने ना इंटरप्राइज लेवल एक लॉन्च किया है जिसको हम अपने सिस्टम से अटैच करके और हाईली जो कॉस्टली जिनको होता है ना बहुत ज़्यादा मॉडल्स को ट्रेन करना, उनको अटैच करके अपने लैपटॉप के साथ इजीली एग्जीक्यूट करके मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। और जितने भी एआई के रिलेटेड वर्कफ्लोज हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस तरह की वो इनोवेशन तो लेके आ रहे हैं ताकि जीपीयू हर एक के लिए अवेलेबल हो। अभी डाटा सेंटर्स हैं, डाटा सेंटर में हमारे पास टेस्ला टेस्ला का जीपीयू भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो लैब में ना बेसिकली टेस्ला का जीपीयू हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वो भी एनवीडिया का है, वैसे उसका नाम टेस्ला है। उसके बाद H1 है, H100 है, अभी लेटेस्ट जो उनका है वो है B200। ये उन्होंने बहुत पावरफुल एक जीपीयू बनाया है इंटरप्राइज लेवल पे ना। तो इसमें चाहे तो आप एक पूरा पूरा जीपीटी जो है ना इसको रन कर लें। तो ये बहुत पावरफुल उन्होंने बनाया लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए ना। तो ये हो रहा है। इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर इस वजह से कर रहे हैं कि अगर कल को हमें रिसर्च लैब में वर्किंग करने का मौका मिलता है ना, किसी मेडिकल लैब में प्रोटीन एनालिसिस के लिए, डीएनए एनालिसिस, या किसी भी और लैब में जैसे कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन का के लिए हमें अपने डाटा सेंटर्स को उनका जो डाटा है उसको कंप्यूट करने के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए या एमएल के लिए या डाटा रिफाइनमेंट के लिए कुछ भी हमें करने का मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ों का एक्सप्लोरेशन होगी ना तो हमारे लिए वर्किंग करना जो है ना वो काफ़ी आसान होगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है हमारे लिए। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डाटा सेंटर में अंडरस्टैंड कर लिए। ये सब चीज़ें थी जो हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है, यानी गेमिंग के लिए भी हमें कुछ जीपीयू मैनेज करना पड़ा। इंटरप्राइज लेवल पे भी वो मैंने भी आपको जीपीयू दिखाया वो भी मैनेज करना पड़ा। अभी आगे आ जाता है क्लाउड। अब क्लाउड वालों ने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ कि हम 40-50 हज़ार का 10-20-50 लाख का अगर कोई जीपीयू परचेज करें, हमारे लिए आसानी नहीं है कि हम अ, हजार पाँच 5,000 या 10,000 में एक अच्छा सा जीपीयू रेंट आउट कर ले ऑनलाइन, जैसे AWS या एज्यूर से। तो वो जो भी हमारी कंप्यूटेशन होगी उसके लिहाज से हम उनको पे करते रहेंगे, उसको यूज करते रहेंगे। तो इसीलिए जो AWS एज्यूर ने भी ना अपने ऑनलाइन ना क्लाउड में इस तरह के जीपीयू रखे हुए हैं जहाँ पे हम अपना मॉडल होस्ट करके तो उसको ट्रेन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं डिफरेंट AIML के रिलेटेड जो टास्क ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जीपीटी को ही देख लें, ओपन एआई को देख लें। इनके जो मॉडल हैं ये इन्होंने इनका बेसिकली वैसे तो अपना डाटा सेंटर है लेकिन इन्होंने कुछ कंप्यूटेशन का मैसिव अमाउंट में जरूरत पड़ी ना तो एज्यूर ने इनको फैसिलिटेट किया। तो एज्यूर का जो क्लाउड था उसको यूटिलाइज करके ना इन्होंने अपने डाटा सेंटर अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया था। तो ये क्लाउड भी हर जगह जो है ना यूज हो रहा है। AWS बेडरॉक है और इसके अलावा एज्यूर की भी एक सर्विस है। तो उनको यूज कर रहे हैं लोग, मैसिव मैसिव अमाउंट में यूज कर रहे हैं। अगर कोई इंटरप्राइज लेवल पे लाइक अगर उसने किसी ने गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का सिस्टम इंटीग्रेट करना है, जैसे जापान ने बहुत बड़ा डाटा सेंटर जो इंटीग्रेट किया, तो ना उसके लिए हमारे पास एनवीडिया का क्लाउड होता है, एनवीडिया नीम्स। उसको अगर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इवन भी ये जो बड़ी बड़ी क्लाउड की कंपनी है ना AWS, ये भी उसी को ही यूज कर रहे होते हैं पूरी दुनिया को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो NVIDIA नीम्स है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर वो हमारे जो AI मॉडल्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, कूग्लास है, लीनियर जेब्रा के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, cuDNN है,
डीप लर्निंग के लिए और एब्स्ट्रैक्ट कम्प्लेक्सिटी, और इसके अलावा पाइटॉर्च तो हर जगह यूज हो रही है ए एम एल में। रिसर्चिंग के लिए जीपीयू हर जगह यूज हो रहा है। जो जैसे ही इस चीज़ के अंदर बेसिकली इन्हेंसमेंट आई है ना, तो सबसे पहले तो एआई जो है ना, उसने इसी से बेनिफिट उठाया। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी में क्या हुआ कि प्रोटीन एनालिसिस, खासतौर पर डीएनए एनालिसिस ना पॉसिबल होता है। डीएनए एनालिसिस बेसिकली क्या चीज़ है? डीएनए को एनालिसिस करना ना, इंसान कर तो सकता है, लेकिन इंसान की कुछ लिमिटेशन है कि उसका दिमाग वर्किंग करते करते में थक जाता है। ये नहीं, उसके लिए इंसान का ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है, लेकिन इतना ज्यादा डाटा डीएनए के अंदर स्टोर है कि उसको एनालिसिस करने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कुछ चाहिए होती है। तो ये एआई की वजह से पॉसिबल हो सका। तो एआई ने ना उसको डीएनए को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया, क्योंकि उसको तो सिर्फ कंप्यूटेशन चाहिए। वो तो हार्डवेयर लोहे की बनी हुई चीज़ है, उसको जैसी मर्जी कंप्यूटेशन प्रोवाइड करते जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें करते जाना। उसने डीएनए को एनालिसिस किया और हमारे लिए पॉसिबल कर दिया कि हम कैसे अर्ली डिजीज को डिटेक्ट कर सके, उन डिजीज को आने से पहले ही मेडिसिन जो है ना उसके लिए रेडी कर सकें। तो हेल्थ की डोमेन के अंदर ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो एआई की वजह से ही पॉसिबल हो सकी। और इसी पे भी जिस साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और उसको इस चीज़ के ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इसके अलावा रोबोटिक्स के अंदर रियल टाइम बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ना रोबोटिक्स में क्लाउड के साथ हमें इंटरेक्ट होना पड़ता था, यानी रोबोट हमारी बात सुनता था, क्लाउड पे कुछ मैसेज देता था, और क्लाउड से फिर उसको जो है ना आगे एक्शन परफॉर्म करना पड़ता था। तो ये काफी टाइम लगता था इसमें। तो क्या हुआ कि हमारे पास जब हार्डवेयर के अंदर इतनी सारी इंप्रूवमेंट आई, तो रोबोट के अंदर ही हमने हार्डवेयर रख दिया, वहाँ वो थिंकिंग कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, वो सारा कुछ वो कर रहा है ऑटोमेटिक। ऑटोमे ड्रोन इसमें जो मिलिट्री लेवल पे ड्रोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी है कि वो अपना टारगेट खुद ही सेट करता है, खुद ही डिसीजन लेके टारगेट को हिट कर लेता है। तो ये रोबोटिक्स थी जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की है। इसमें चाइना का बहुत अहम रोल है कि इसने पब्लिकली रोबोट्स को अवेलेबल कर दिए और बड़े इंटेलिजेंट रोबोट्स जो है मार्केट में लॉन्च किए। तो ये सब कुछ जो है ना हार्डवेयर और उसके साथ इंटरेक्टिविटी के लिए जो कूडा जो है, इसका बहुत अहम रोल है। और कूडा के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में लॉन्च किए गए, एएमडी ने भी है, और एएमडी ने भी लॉन्च की, और दूसरी कंपनी है। लेकिन हम बेसिकली किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो हमारे लिए ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो बेसिक आर्किटेक्चर तकरीबन हर जगह पे सेम ही रहता है। इसके अलावा साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो है, क्लाइमेट मॉडल्स, क्लाइमेट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स। तो अगर हर डोमेन के अंदर जो साइंटिफिक डोमेन है उसके अंदर इसने एआई ने हेल्प आउट किया हमारे लिए। आगे पूरा रोल्स इन एआई बूम। जीपीयू की तो, हाँ जीपीयू था। जैसे ही हमारे पास कूडा अवेलेबल हो गया और हार्डवेयर अवेलेबल हो गया, तो एआईएमएल का जो फ्लो था वो हमारे लिए डिलीवर करना बहुत ही आसान हो गया। बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल कंपनीज को, एंड कस्टमर्स को या टूल्स ऐसे बनाना कि जो हमारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर सके। तो ये सब कुछ ना बहुत ही आसान हो पाया। कोडा की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो भी हम आगे चल एक्सप्लोर करें, वो भी इसी की वजह से पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा, जनरेटिव एआई भी इसी का ही जो है ना, हम कह सकते हैं फल है, जिसकी वजह से ये मार्केट में जनरेटिव एआई जो है ना, इसकी बूम जो है वो इतनी है और वो पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, अब हम थोड़ी ना हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं। मैंने ना एक लाइब्रेरी कोड की है, टॉर्च। अच्छा, इसके लिए ना टॉर्च को हम बेसिकली ना जीपीयू के अंदर भी रन करेंगे। तो इसके लिए ना रन टाइम इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं, इसको जीपीयू कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी पहले ये, अच्छा हमारे पास ना रन टाइम इन्वायरमेंट में ना सीपीयू भी हम यूज़ कर सकते हैं, जीपीयू भी यूज़ कर सकते हैं, और टीपीयू ये गूगल ने लॉन्च किया, इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। अभी के लिए हम टी 4 जीपीयू जो है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले, सबसे पहले ना हमने टॉर्च को इम्पोर्ट किया। बेसिकली टॉर्च क्या है कि हम जो कस्टम चीज़ें लिखते हैं ना,
उस लाइब्रेरी के अंदर वो टूल्स प्रोवाइड किए होंगे। तो टूल्स के साथ वो सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते थे। सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं जिसके अंदर सेट ऑफ चीज़ें जो है हमें दे रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कूडा का वर्जन कौन सा हमारे हार्डवेयर के अंदर GPU के अंदर इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। असल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं ना कोलैब, एक ऑनलाइन क्लाउड में ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा होता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं और रन कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने टॉर्च को इंस्टॉल किया था सबसे पहले। ऊपर इंस्टॉल किया था वो वाला ब्लॉग में था, मैंने रिमूव कर दिया। सबसे पहले हमने टॉर्च को इंस्टॉल किया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं टॉर्च का वर्जन क्या है। टॉर्च का वर्जन हमारे पास आ गया, या कूडा का वर्जन क्या है, कूडा का वर्जन हमारे पास आ गया 12.6। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं नंबर ऑफ GPU कितने अवेलेबल है। कूडा ने हमें ये भी बता दिया कि आपके पास ना इस टाइम एक GPU है जो आप यूज कर सकते हो, T4 GPU जो भी हमने रन टाइम पे सिलेक्ट किया है। करंट डिवाइस, करंट डिवाइस इंडेक्स, यानी जीरो इंडेक्स में एक डिवाइस पड़ी हुई है, एरे ऑफ डिवाइसेस हमारे पास पड़ी होती है ना। तो वो टॉर्च हमें डिलीवर कर रहा है कि जीरो इंडेक्स पे जो आपके डिवाइस पड़ी हुई ना GPU वो है। अगर हमारे पास यहाँ पे दो होते GPU तो हमारे पास मल्टीपल जो है ना, मल्टीपल डिवाइसेस को देख सकते थे। तो उसके अलावा मेमोरी इन्फो हमने लॉन्च की है। कहाँ पे, करंट डिवाइस, करंट डिवाइस हमने देखी है। उसके बाद मेमोरी इन्फो है। मेमोरी इन्फो में हमने देखा एलोकेटेड मेमोरी कितनी है, एक्टिव मेमोरी क्या है, और इसकी ये सारी डिटेल आपको ये लैब मिल जाएगी एक नोटबुक। तो इसको ना आप एग्जीक्यूट करके जैसे उसको यूज करना भी कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस की प्रॉपर्टीज देखी हमने, वो क्या है इसने निकाल के दी है। डिवाइस की प्रॉपर्टीज जो है वो उसने निकाल दी, टेस्ला 4 है। ठीक है, और इसके अलावा ये मेजर और माइनर ये भी इसकी कुछ डिटेल उसने डिलीवर कर दी है। इसके अंदर रैम क्या आती है, अभी हमने इसका सीए के अंदर देखा था ना, इनकी एक मेमोरी होती है। तो ये इसने वो मेमोरी में बता दी इसके अंदर मेमोरी कितनी है। मल्टी प्रोसेसर काउंट, ये मल्टी प्रोसेसर उसने बता दी कितने हैं इसके अंदर। और ये एक आईडी होती है वो उसने बताई है। बस की आईडी जैसे हमारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ सिस्टम बस होती है, और ये बस वगैरह की जो आईडी है ना वो डिलीवर करती है। इस तरह से PC डोमेन वगैरह ये चीज़ें उसने दी है। कुछ और चीज़ें भी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, ये क्या हमें दिखाता है। GPU क्लॉक रेट ये मेरे ख्याल से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसने इसने भी हमें क्या चीज़ें दी है, क्या पहली कमांड है कि कूडा इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है, उसने क्लू दे दिया कूडा हमारा इनिशियलाइज है। टोटल GPU मेमोरी इन क्या कहते हैं, इन बाइट्स, बाइट्स के अंदर हमें इसने ना मेमोरी दी। बाइट्स को हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके जगह बाइट्स में भी जो है ना देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस कंपेटिबिलिटी, डिवाइस कंपेटिबिलिटी 7/7, मेजर माइनर, यानी मेजर माइनर वर्जन जो है ना, अ, यानी वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो दूसरे के सूडा के वर्जन थे ना उनके साथ वो कितना कंपेटिबल है, वो उसने वर्जन भी बता दिए हैं एप्पल में। करंट डिवाइस नेम, डिवाइस का नेम उसने दोबारा फिर हमने नेम प्रिंट किया, नेम ये क्लॉक रेट नहीं चला, ये उसको देखते हैं ये क्यों नहीं चला। इसके अलावा ना एक प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करके देख लो, कि प्रोग्राम मेरे पास एक पड़ा हुआ है C++ का। उसके साथ ना हमें जरा मजीद डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि C++ का एक प्रोग्राम जो है जो कंपाइल हो रहा होता है GPU में, वो कैसे कैसा हमें दिखता है कैसा। एक सिंपल ऐड का प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, मेन के अंदर हमारे पास कुछ एडिशन हो रहा है, उसको कुछ मेमोरी असाइन हो रही है, पूरा मेमोरी असाइन कर रहा है। और अरे अरे है, और उसके बाद जो भी करना, ये जो ट्रिपल आप देखते होंगे ना, ट्रिपल एरो, ये बेसिकली कूड़ा करना साइंस एक्टिविटी के लिए होता है। मेमोरी को कॉपी किया है, और सारा कुछ यहाँ ऐड करने के बाद लूप में हमने मेमोरी को फ्री कर दिया। ये फ्री करने की बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि हमारी मेमोरी के अंदर जो है ना चीज़ें स्टोर ना रह जाए। ये देखना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कि ये क्या चीज़ है। हमारा ना प्रोग्राम बेसिकली इस जगह पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ऐड का बेसिक फंक्शन है ना। इससे पहले आपको एक बड़ी एक चीज नजर आने जूम करते हो।
ये ग्लोबल का आपको ना एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा। ये क्या चीज़ है? जैसे ही हमने ये कूड़ा का रन टाइम इंपोर्ट किया ना, तो हमारे पास इस ग्लोबल जो मेथड है ना, इसके साथ में access, हमें मिल गई है। ये बेसिकली ना हमें कूड़ा के साथ एक्टिविटी के लिए ना एक मेथड देता है। अब जब हमने इसको असेस कर लिया, तो हम जीपीयू की जो आईडीज है ना, थ्रेड की आईडी, थ्रेड आईडीज, उसको भी हमने असेस कर लिया। अब थ्रेड आईडीज के अंदर जो है ना, हम वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तब क्या हुआ है, नीचे तक हमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम ही नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर हमने फंक्शन को जो ना पूरा स्पेसिफिक कर दिया है। क्यों किया है? ताकि हम अपने हार्डवेयर को ये असाइन कर सकें और हमारा टास्क जो है ना वो जल्दी से परफॉर्म हो जाए। ठीक है। ग्लोबल का जो फंक्शन है ना, इसने ये सारा काम किया है। ये जैसे ही हमने ये मैथड इसको दिया, हमारे फंक्शन का थ्रेड की आईडी आ गई है, और हम उसकी आईडी को असेस करके एडिशन का ऑपरेशन किया है। इसको ना हमें एक दफा एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो ये तब ज़्यादा लोड, क्योंकि अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ये एनवीसी डॉट ऐड जो है ना, ये बेसिकली कंपाइलर है। जैसे हमने आगे एक स्लाइड में देखा था ना कि पहले वो कंपाइल होता है और उसके बाद वो एक पीटीएक्स फॉर्म में जाता है, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैं स्लाइड को दोबारा दिखाता हूँ। ये हमने देखा था, कोड होता है, वो कंपाइल होता है, और ड्राइवर में जाके जीपीयू में जाके वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये वो सेम वो चीज़ हम करने लगे हैं। अच्छा, ये हमने कुछ कोड लिखा था जो भी मैंने वीएस कोड में आपको दिखाया। सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल होने के बाद ऐड प्रोग्राम के नाम से ना हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगी। अच्छा, ये हमारे पास ना एक बाइनरी फॉर्म में ना एक फाइल जनरेट हुई है पीडीएफ फॉर्म में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये उसने रिजल्ट कुछ अरे को जो मैनिपुलेट करने को दे दिया। अच्छा, इसको ना कंपेयर करके देखते हैं कि ये कूडा का जो प्रोग्राम है, ये इसको अगर हम कंपेयर करें सीपीयू के साथ, तो ये हमें परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस मिलेगा। एक और फाइल मैंने लिखी है, वो भी उसको कंपेयर करना। चाहिए हमारे पास एक और कूड़ा की फाइल आई है कंपेयर के नाम से। इसको रन किया, वो कंपेयर प्रोग्राम के नाम से हमारे पास एक फाइल जनरेट होगी। ये कंपेयर प्रोग्राम के नाम से हमारे पास फाइल जनरेट होगी। इसका हम विजुअलाइज इधर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म होती है। जैसे नहीं, तो 0 1 0 1 जो अगर मशीन पे जाकर एग्जीक्यूट होगी, ये इस फॉर्म में होती है बेसिकली कंपाइल होने के बाद। सी प्लस को देख लें, जैसे हम सी प्लस 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 को कंपाइल करते हैं, तो ई एक्स फॉर्म होती है। तो ई एक्स फॉर्म के अंदर 0 1 0 फॉर्म के अंदर जो है ना हमारे पास डाटा होता है, प्रोग्राम होता है। अब इसको रन करके देख लेते हैं, कंपेयर प्रोग्राम जो बना। अच्छा, सीपीयू का जो टाइम लगा है वो है 4 मिली सेकेंड, और जीपीयू का टाइम जो है 10 मिली सेकेंड है। अच्छा अच्छा, ये इसका टाइम ज्यादा लगा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं इसको। असल में एक और चीज़ है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर स्मॉल स्केल ऑपरेशन है ना, उसमें सीपीयू का टाइम ज्यादा आ जाता है। यानी कि वो उसमें वो टाइम जो है ना मसलन कम लेता है, और जीपीयू ज़्यादा ले लेता है। जीपीयू असल बेनिफिट है कि हमारे टास्क बहुत ज़्यादा हो। एक काम करते हैं, इसका ऑपरेशन जो है ना इंक्रीज कर लेते हैं। सर एक दफ़ा दोबारा चला लें, क्योंकि पहली दफ़ा जब जीपीयू चलता है बाज़ दफ़ा टाइम लेता है। हाँ, नहीं ये ना असल में हमारा ये ऑपरेशन है ना वो बहुत कम थे। हमने ना ऑपरेशन को ठीक है। इंक्रीज किया है। अब अगर ऑपरेशन को हम इंक्रीज करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आएगा। पहले आपने देखा सीपीयू ने टाइम उल्ट हुआ कि हमारे साथ सीपीयू ने टाइम कम ले लिया और जीपीयू ने ज़्यादा ले लिया। अब ऑपरेशन इंक्रीज किया, आप देखते हैं क्या होता है। अभी भी यही है, अभी भी इसको ऑपरेशन को मशीन बढ़ा लेते हैं। ये अच्छा, उसमें लिमिट रखी हुई है फ्लैग में।
तो मेरे ख्याल ये सेम ही हुआ था। हाँ आप देखें, अब सीपीयू ने टाइम लिया हमारे पास 1265, और जीपीयू ने 847 जो है ना वो टाइम लिया, यानी जब जैसे ऑपरेशन को हमने बढ़ाया ना, तो फिर हमें परफॉर्मेंस का डिफरेंस आया। ये परफॉर्मेंस का डिफरेंस ना जो है ना बिलियंस में चला जाता है, जब हमारा जो डाटा है ना वो जीबीज में होता है। अभी तो चंद केबी का भी डाटा नहीं होगा जो हमने परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये परफॉर्मेंस मतलब बहुत ज्यादा जो है ना इसका डिफरेंस आ जाता है जब हम लास्ट के एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं रेंडर, जिसके अंदर ना हम रेंडरिंग करेंगे, जैसे हमारी ग्राफिक्स रेंडरिंग हो रही थी गेमिंग में, उस तरह का प्रोग्राम मैंने लिखा था। थोड़ी सी मजीद एलेबोरेशन के लिए क्या हम मजीद चीजें कर सकते हैं। ये रेंडर डॉट को के नाम से एक फाइल है, वो होगी ये, इसको जरा कंपाइल करके देख लेते हैं। अच्छा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो रेंडर प्रोग्राम के नाम से एक फाइल आएगी हमारे किसी को। हाँ ये आ गई, इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, हमने ना बेसिकली ग्राफिक्स को रेंडर किया है, एक आर्टिफिशियल तौर पर ना ग्राफिक्स को क्रिएट किया है, और खुदा के कर्नल के ऊपर ना इसको एग्जीक्यूट किया। और एक हमने रन किया जो जी सीपीयू के कर्नल पर रन हुआ, हमारे पास में दोनों का डिफरेंस आ गया। सीपीयू ने ज़्यादा टाइम लिया है, 11 मिली सेकेंड, और जीपीयू ने 9 मिली सेकेंड। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल गेम्स हैं जी टी ए 5 6 भी 6 आई हुई है, या 5 है हमारे पास इससे पहले। उसके ऊपर रेंडरिंग जो है ना इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, और लार्ज स्केल की इमेजेस होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही रियलिस्टिक गेम्स बनी हुई है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ये चीज़ें से कुछ मैंने कोशिश की आपको मजीद इसकी दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए। वैसे हमारे पास 5 मिनट है सर सलान, अगर हम इसको आपके हार्डवेयर के ऊपर अगर एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं तो कर लेते हैं। ये वाली जो एग्जांपल है ना इसको देख लेते हैं, क्योंकि सर अरसलान के पास ना बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर भी मौजूद है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम इसको इनको जो है ना इन डेप्थ जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। चलिए सही है। स्क्रीन शेयर हो रही है। कि सर आपकी स्क्रीन शेयर हो। सर एक मिनट में स्क्रीन। सर वो आवाज़ भी आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज़ आ रही है सर, हमारे सेशन का टाइम एंड होने वाला है। ठीक है सर, मैं क्विकली कर देता हूँ। बेसिकली अगर हम हार्डवेयर में जाके देखें टास्क मैनेजर, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ड्राइवर जैसे है। तो अगर हमारे पास डिस्प्ले देखें तो हमारे पास एडॉप्टर है, सो एनवीडिया का कार्ड है एक। अगर आपके पास दो होंगे तो आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर अ, आपको अपना हार्डवेयर नज़र आ जाएगा। और अगर आप इसकी रैम चेक करना चाहें तो हमें जनरली टास्क मैनेजर के अंदर उसका पता चल जाता है। तो मेरे पास जो जीपीयू है वो 4 GB उसका बिल्ट इन है, लेकिन वो शेयर कर रहा है, वो सिस्टम के साथ 20 GB जो है वो शेयर कर रहा है। सो टोटल मेमोरी मेरे पास जीपीयू के पास 20 GB है, लेकिन बिल्ट इन 4 GB है, जैसे सर ने आर्किटेक्चर दिखाया था। मैं जल्दी से एक और बता दूं कि एनवीडिया जो है हम लेते हैं तो उसके साथ हमें एमएसआई मिलता है, जो कि सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस है। इसके साथ हम काफ़ी सारी करंट इंफॉर्मेशन इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको मैं डॉस प्रॉम्प्ट पे या जो है बैश के अंदर, पावर शेल के अंदर चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे करंट इंफॉर्मेशन दे देगा हार्डवेयर के बारे में एनवीडिया से रिलेटेड। तो मेरे पास जो एनवीडिया का सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका वर्जन ये है 5.5,
जो ड्राइवर है एनवीडिया का वो भी 5.56 है। इसी तरह जो कोडा है जो कंपैटिबल है वो 12 है। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हमें क्यूपाई कोडा का इंस्टॉल करना पड़ता है। हम 12 भी कर सकते हैं। 12 इस पर ट्रायल है, इसमें एरर है, स्टेबल नहीं है, तो मैंने 11 किया हुआ है। तो उसके बाद ये क्यूपाई उसी तरह है जैसे नमपाई है। तो जब हम कोडा यूज़ करते हैं तो हम क्यूपाई को यूज़ करते हैं नमपाई की जगह, क्योंकि फास्ट है। तो अगर हम इसकी और यूटिलिटीज देखें तो मैंने एक हम रन टाइम पे MSI यूज़ करते हुए मेमोरी डंप भी लेते हैं। उसके लिए मैं क्विकली एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये मैंने एक रन टाइम पे चलाया है 10 सेकेंड के लिए, जिसमें 2 सेकेंड्स का इंटरवल है। तो ये मुझे जीपीयू यूटिलाइजेशन बता रहा है, मेमोरी बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, जैसे सर ने शो किया था। उसी तरह हम इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ NVIDIA SMI यूज़ कर रहा हूँ। सर ने जो प्रोग्राम बताया इसको हम जल्दी से, टॉर्च इंपॉर्टेंट है, हम यूजुअली टॉर्च यूज़ करते हैं क्योंकि ये पाई टॉर्च होता है, AI के अंदर मोस्टली यही यूज़ होता है। और इसका जो वर्जन है वो कंपेटेबल होना चाहिए जो एनवीडिया का यूज़ कर रहे हैं क्यूडा का वर्जन के साथ। अगर मैं क्विकली चला रहा हूँ, 1 मिनट रह गया। तो जब ये लोकल मेरे पास चल रहा है, इसी तरह जैसे सर ने बताया हमारे पास क्यूडा का वर्जन आ जाएगा जो मेरे सिस्टम पे 11 है। अगर हम इस पे डिवाइस देखें तो एक मेरे पास है GPU, उसको इंडेक्स उसका 0 है, और बाकी उसकी मेमोरी इंफॉर्मेशन है ये सारी। इसी तरह हम ये भी चला सकते हैं। फर्दर GPU की इंफॉर्मेशन में आ जाएंगी। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा इंस्टॉल्ड है। मेरे पास कोडा इंस्टॉल्ड है, और टोटल मेमोरी जो है 4 GB है जो उसके साथ है। और इसका ये वर्जन बताता है 86। 86 को अगर देखना हो तो ये फीचर्स बता रहा है बेसिकली। 86 जो है जो मेरे पास है कि कोडा कोर कितना है, पर कोर कितना चलेगा, उसके अंदर मैक्सिमम जो थ्रेड है, या टेंसर कोर सपोर्ट करता है, इस तरह की चीज़ है। सर टाइम हो गया, तो अगर आप ख़त्म करना चाहें तो हम फिर कर सकते हैं। मेरी तरफ से हो गया ये। ओके, तो अब हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स सर एंड मॉडरेटर। सर एक्सक्यूज मी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर इसकी मैं आउटलाइन देख रहा था, लेकिन ना मुझे वो कुछ समझ नहीं आई, ये क्यूडा के बारे में, ये एनवीडिया के बारे में। अगर थोड़ा सा गाइड कर दें, यानी कि इसमें हम क्या चीज़ सीखेंगे एक, और इसका एट द एंड क्या वो आउटपुट होगा हमारे पास। तो जैन, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। असल में ना हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको ना फोन नंबर या व्हाट्सएप का सर असदुल्ला आपसे कांटेक्ट करके देते हैं। तो ना हम डिस्कस करते हैं मीटिंग के बाद, इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर सर सर असदुल्ला हम टाइम भी ले सकते हैं या मीटिंग का टाइम एंड हो गया। सर इसके बाद आइट्स की, आई थिंक वो आइट्स सर का था इन ना, जूम और है। तो इसका करते हैं टॉपिक ऐसा है कि सर इनको अगर ना एक मिनट मुझे सर अगर आपका सर मोहम्मद सर अगर आपके क्वेश्चन का आंसर पड़ा नहीं है तो आप दे सकते हैं अभी इस टाइम। जी जी मैं सर। बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका ना क्वेश्चन